हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पे। तो आज जो हम यूनिट कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा यूनिट नंबर 7th। इसके 2 पार्ट्स आएंगे, यानी कि 2 पार्ट्स में ये वीडियो रहेगा, जिसमें हम फर्स्ट में तो हम पढ़ेंगे कैग के बारे में, यानी कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं उनके बारे में, जिनको हिंदी में बोलते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इनके बारे में हमें इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। और जो हमारा सेकंड रहेगा वो हमारा रहेगा सीवीसी के बारे में, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारा बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस मेजर का यूनिट रहेगा, 4th सेमेस्टर है हमारा, और पेपर करने में भारत में सार्वजनिक संस्थाएं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देखो, हमें यहाँ पे देख लेना है कि सबसे पहले जो हमारे कैग होते हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं, जिनको हिंदी में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं, वो होते क्या हैं। तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, यानी कि इनके बारे में संविधान के अंदर भी लिखा गया, और एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकारी हैं भारत सरकार और भारत संविधान के अंतर्गत। वह ऐसा व्यक्ति होता है जो ये देखता है कि संसद द्वारा अनुमान्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च ना हो पाए, और संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन का खर्च किया जाए। अब सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताती हूँ, ये एक ऐसा अधिकारी होता है, एक ऐसा सरकारी अधिकारी होता है जो ये देखता है कि संसद में जो बिल पास हुआ है, एक बजट बनता है, आप लोगों को पता होगा कि संसद में एक बजट पेश किया जाता है, तो हमें इस साल के अंदर ये चीज़ें चाहिए, इतना इतना एक्सपेंस होगा, ठीक है, तो हमें इतना जो पैसा है वो चाहिए होगा। ये कौन देता है? ये सरकार देती है, जो कि संसद में इनका ही बिल पेश होता है। और बिल पास हो जाने के बाद जो गवर्नमेंट होती है उसको इतना पैसा अलॉट कर दिया जाता है। तो अब जो महालेख परीक्षक है, यानी कि कैग है, वो क्या देखता है कि जो संसद में जितना बिल पास हुआ है, कि सपोज 2 करोड़ रुपए, वैसे ज़्यादा ही मिलते हैं, मैं आपको छोटी रकम बोल रही हूँ कि 2 करोड़ रुपए सरकार को देने हैं। अब सरकार सबसे पहले ये बताएगी कि उसको सड़कें बनानी है, उसे ब्रिज बनाने हैं, उसको स्कूल्स बनाने हैं, ठीक है, राशन जो बंटता है उसमें इतना खर्चा होगा, उसके अलावा जो भी सरकारी और कामकाज होते हैं ऑफिसेज में, ठीक है, सैलरियाँ इतनी जाएंगी, ये होगा वो होगा, मतलब जो भी इनके दुनिया के खर्चे होते हैं वो सब खर्चे बताएंगे, इसके लिए इतना अमाउंट चाहिए, इसके लिए इतना अमाउंट चाहिए, इसके लिए इतना अमाउंट चाहिए। वो सभी खर्चों का जो बायोडेटा होती है उसको, उसका बिल बनाती है, कितने इतना पैसा चाहिए होगा, वो संसद में रखा जाता है कि हमें देश की एक साल में जो भी भलाई करनी है, जो भी हमें वहाँ पे उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें जो भी काम करना है उसमें हमें इतना पैसे का खर्चा आएगा। अब कैग क्या करता है? कैग इस बात पे ध्यान रखता है कि जो संसद में जो गवर्नमेंट है उसने जो पेश किया है कि इस चीज़ पे इतना इतना खर्चा होगा, वो उतना खर्च वहाँ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। या तो उसमें ये भी हो सकता है कि पैसे बच जाएं, तो कैग को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हाँ वहाँ पे पैसा बच गया, या ऐसा भी ना हो कि उसमें ज़्यादा पैसा लग जाए तो बाद में जो बिल है, जो उसमें बजट बनाया गया उसमें गड़बड़ी हो। यानी कि जो टोटली हमारा जो बजट बनता है ना साल का, उस पे जो भी देखा भाली करनी होती है वो कैग को करनी होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सिंपल सी भाषा में बोले तो बजट से रिलेटेड जो भी उनके निगरानी रखने का काम होता है ना बजट पे, वो महालेखा परीक्षक का होता है, यानी कि कैग का होता है। आगे हम देख लेते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कैग। भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है, यानी मतलब अधिकारी है, ये बहुत मतलब स्वतंत्र अधिकारी है, एक इम्पॉर्टेंट अधिकारी है, और ऐसा अधिकारी है जो सरकार के तहत बिल्कुल स्वतंत्र होकर काम करता है। ये भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, यानी कि ऑडिट, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट्स डिपार्टमेंट का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है। ये इसकी स्पेशलिटी बता दी। इस संस्था के माध्यम से जो संसद और राज्य विधानसभा के लिए सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों, यानी कि प्राधिकरणों का क्या मतलब है, सार्वजनिक प्राधिकरणों का क्या मतलब है, सार्वजनिक धन खर्च करने वाले लोग, यानी कि ऐसे अधिकारी जो उस सार्वजनिक धन से जो बजट में फिक्स किया गया है उसको आगे खर्च करने वाले हैं, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करता है। कौन करता है? कैग करता है। किनकी? जो सार्वजनिक धन सरकार को दिया गया है उसको जो खर्च कर रहे हैं लोग, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करता है, और ये जानकारी जनसाधारण को दी जाती है। तो देखा कितना इंपॉर्टेंट काम है कैग का।
अब हम देख लेंगे जो कैग होता है उससे रिलेटेड संविधान में क्या प्रावधान दे रखे हैं। तो अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति यानी किस तरीके से नियुक्ति होगी, शपथ कैसे दी जाएगी उसको, सेवा जब उसकी चल रही होगी यानी कि जब वो ऑन रोल होंगे तब उनकी जो शर्तें होंगी सेवा में, मतलब कि बेसिकली उनकी शक्तियाँ, ठीक है, नियुक्ति, शपथ और किस तरीके से वो पद से हट सकते, चाहे इस्तीफा देना हो या फिर उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया हो, जैसे भी रहता है वो कैसे कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हमारी किस में दे रखी है, अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 149 में लिखा गया है कि भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उनके कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 150 में ये कहा गया है कि संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा। यानी ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट अनुच्छेद नहीं है 150, बट इसमें मेनली क्या लिखा गया है कि जो संघ और राज्यों के जो खाते होते हैं जिसके अंदर वो पैसा होता है और वहीं से वो उसको यूटिलाइज करते हैं, उनका जो भी लेखा जोखा होगा वो कैग उठा के किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। और अनुच्छेद 151 में ये लिखा गया है कि संघ के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी जाएगी और संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। यानी कि जो कैग सारे जब जैसे संसद में बिल पास हो गया, इतना पैसा उनको दे दिया गया, पूरे साल वो पैसा यूटिलाइज हुआ, अब ये सारी चीज़ें कौन देखेगा, इसका ऑडिट कौन करेगा, कैग इसका ऑडिट कर देगा। अब इसके ऑडिट होने के बाद वो एक अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जो वार्षिक रिपोर्ट वो देगा सीधा राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति फिर उसकी जांच करेगा। इसकी एक पूरा प्रोसेस होता है जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप ये संवैधानिक अनुच्छेद जो हैं वो यहाँ से देख के याद कर सकते हैं। मेन है 148, 149 और 151। 150 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप लोग याद रखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब देखो, जब कैग अपनी जो रिपोर्ट है वार्षिक वो प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को, उस टाइम पे क्या होता है, वो केंद्र सरकार की रिपोर्ट होती है, यानी कि पूरे के पूरे इंडिया पे जो सरकार अपना कानून चला रही है, ठीक है, राज कर रही है, सत्ता में है, उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाएगी। बट जो कैग है वो एक और रिपोर्ट बनाता है जो सिर्फ एक एक राज्य की होती है। जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली के लिए भी एक कैग रिपोर्ट बनाएगा, क्योंकि दिल्ली भी अपना बजट रखती होगी कि इतना इतना इसको चाहिए, दिल्ली सरकार को इतना पैसे चाहिए, वो यहाँ खर्च करेगी। सेम प्रोसेस होता है, वो वहाँ पे अपने रिपोर्ट पेश करते हैं, ठीक है, सरकार उनको इतना पैसा देती है, सरकार उनको इतना पैसा देती है, फिर वो पैसा जहाँ यूटिलाइज होता है कैग उसकी वार्षिक रिपोर्ट बनाता है, और वार्षिक रिपोर्ट बनाने के बाद वो वार्षिक रिपोर्ट किसको दी जाती है, वो राज्यपाल को दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो राज्य है, राज्य में जो मेन आता है, जैसे पूरे के पूरे इंडिया का जो मेन होगा वो होगा राष्ट्रपति, वैसे जब राज्य के मेन पर्सन की बात आती है तो वो कौन होता है, वो होता है राज्यपाल। तो जब हम राज्य की रिपोर्ट बना रहे हैं तो वो किसके पास जाएगी, राज्यपाल के पास प्रस्तुत की जाएगी, और वह राज्य में जो भी रिपोर्ट बनेगी वो विधानमंडल के समक्ष होती है। जब केंद्र की बात आएगी तो वो रिपोर्ट राष्ट्रपति कहाँ प्रस्तुत करेगा, संसद में प्रस्तुत करेगा। बट जब राज्य की बात आएगी तो वो राज्यपाल जो रिपोर्ट होगी वो राज्यपाल जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा वो कहाँ करेगा, विधानमंडल में करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कैग की स्वायत्ता। तो कैग की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए संविधान में बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं जो कि हमने पढ़ा अनुच्छेद 149 से लेकर 151 तक का। अब कैग राष्ट्रपति की सील और वारंटी द्वारा नियुक्त किया जाता है, और इसका जो कार्यकाल होता है कैग का वो होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में से जो पहले हो जाए। कैग को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है, जैसे कि जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको जिस प्रक्रिया प्रणाली के थ्रू हटाया जाता है उसी तरीके से कैग को हटाया जा सकता है। अब आप लोगों में से कई लोगों जिनको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को किस तरीके से हटाया जाता है और कुछ को नहीं पता होगा, तो मैं बता देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है किस तरीके से, जब संसद के दोनों सदनों में बहुमत होती है 2/3 की, ठीक है, ये इनका रेशियो होता है। अगर इस प्रकार से वोटिंग हो रही है, अगर ऐसा वोट हो जाता है उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं हटाया जा सकता है। सेम ही प्रोसेस कैग के लिए भी यूज़ की जाती है।
अब देखो जो कैग होता है वो एक बार अगर पद से इस्तीफा दे जाता है या फिर वो वहाँ से रिटायर हो जाता है उस पद से, तो रिटायर होने के बाद या इस्तीफा देने के बाद वो पर्सन कभी भी भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई भी सरकारी पद पर काम नहीं कर सकता है। उसके अलावा कैग भारत के सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। वैसे ही दूसरी कड़ियाँ भी होती हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय हो गया, चुनाव आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी हो गया। ऐसे ही सेम इम्पोर्टेंस होती है कैग की भी। अब जो कैग का वेतन और अन्य सेवा शर्तें हैं वे नियुक्ति के बाद भिन्न यानी कि कम नहीं की जा सकती हैं। अगर कम करनी होगी या कुछ भी उसमें मतलब कुछ भी डिफरेंस लाना होगा, कोई भी चेंजेस करने होंगे, तो वो उसके भर्ती से पहले यानी उसकी नियुक्ति से पहले होंगे। उसके सेवा में आने के बाद कोई भी चीज़ें चेंज नहीं की जा सकती हैं। अब हम एक नए टॉपिक यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, जो कि है लोक लेखा समिति। अभी तक हमने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया अपनी वीडियो में। ये कौन सी समिति है तो मैं आप सभी लोगों को बता देती हूँ। देखिए, मैं आपको ये आगे पढ़ने से पहले एक नॉर्मल सी चीज़ बताती हूँ। कैग एक हमारा अधिकारी है, ठीक है, जो कि ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है बजट के ऊपर। ये भी आपको समझ में आ गया। अब वो ऑडिट रिपोर्ट बना के देता किसको है? राष्ट्रपति को देता है। अब ये जो कैग है ये आता कहाँ से है? मतलब कि जो अधिकारी बन गया कैग, अब वो अधिकारी मतलब कोई एग्ज़ाम है उसको क्रैक करके आया या कोई रेफरेंस थी, मतलब किस तरीके से आया ये आप सभी के दिमाग में आया होगा। आई होप नहीं भी आया होगा तो मैं बता देती हूँ। मंत्री परिषद होता है संसद में, ठीक है, वो मंत्री परिषद सजेस्ट करता है एक पर्सन का नेम कि इस पर्सन को आप कैग बना दो। मंत्री परिषद राष्ट्रपति को एक नाम सजेस्ट कर रहा है कि इस नाम का व्यक्ति है, इसको आप कैग के पद पे बैठा सकते हो। अब शर्त क्या है कैग बनने के लिए? उसको अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, बस। उसके अलावा और ज़्यादा कोई शर्त है ही नहीं। तो मंत्री परिषद जो कि खुद संसद में बैठ रही है, वो कैग को वहाँ पे भेज रही है कि इस पर्सन को आप कैग बना दो। राष्ट्रपति उनकी सलाह मानकर कैग बना देता है उस पर्सन को। अब ट्विस्ट क्या होता है? देखो, जिस पर्सन ने कैग का नाम सजेस्ट किया, जिस समिति ने कैग का नाम सजेस्ट किया, मंत्री परिषद ने कैग का नाम सजेस्ट किया। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, बजट तैयार किया गया संसद द्वारा, अब संसद ही किसी एक पर्सन का नाम सजेस्ट कर रही है कि आप इस पर्सन को कैग बना दो। अब हो सकता है इन लोगों की मिली भगत हो कि मैं तुम्हें कैग बना दूंगा और जो भी बजट होगा उसमें आप हाँ हाँ करते जाना, वार्षिक रिपोर्ट आप तैयार करोगे, इस तरीके से कर रहा है कि हमारा घोटाला सामने ना आए। ये भी तो होना पॉसिबल है। इसी चीज को क्रॉस चेक करने के लिए एक समिति बनाएगी जो की थी लोक लेखा समिति। अब ये समिति होती क्या है? देखो, कैग ने वार्षिक रिपोर्ट बना दी जो कि दे दी राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने वो वार्षिक रिपोर्ट किसको दे दी? संसद में पेश कर दी। अब संसद में तो पेश कर दी, अब संसद में उसकी जांच कौन करेगा? लोक लेखा समिति इसकी जांच करेगी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी कि संसद में सरकार ने बजट पेश किया, वो बजट सरकार को दे दिया गया, ठीक है। अब उस बजट का ऑडिट किसने किया? कैग ने किया। उस ऑडिट रिपोर्ट जो बनती है, वार्षिक रिपोर्ट जो बनती है, वो दी गई राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने वो रिपोर्ट उठाई, दोबारा से संसद में दे दी। अब संसद में उसकी जांच कौन करेगा? लोक लेखा समिति करेगी। अब इस लोक लेखा समिति में मेन चीज क्या होती है? इस लोक लेखा समिति में मेन चीज ये होती है कि जो इस समिति का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो विपक्षी दल का नेता होता है। अब आप खुद सोचो, जो संसद है, जो कि सत्ता में सरकार है, वो एक ग्रुप की है। उसी ग्रुप ने कैग का नाम सजेस्ट कर दिया, ठीक है। कैग ने रिपोर्ट तैयार कर दी, राष्ट्रपति को दे दी, राष्ट्रपति ने लोक लेखा समिति को दे दी रिपोर्ट। अब क्योंकि इसका अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता, आप लोग जानते हो संसद में बहुत ज़्यादा मतलब बहस चलती है, ठीक है। जो विपक्षी दल होता है वो सरकार को गलत कहता है, सरकार विपक्षी दल को गलत कहती है। तो एक ऐसी समिति जिसका जो अध्यक्ष है वही विपक्षी नेता है, तो वो तो बहुत बारीकी से जांच करेगा ना, ताकि कोई ना कोई इसमें फॉल्ट निकले और वो जो सत्ता में जो सरकार है उसको गिराने में हेल्पफुल हो सके। तो इसी वजह से ये जो आपकी समिति है ना, लोक लेखा समिति, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस निभाती है तब।
इसी वजह से जो कैग होता है वो इस समिति से डरता है और अपनी वार्षिक रिपोर्ट में किसी भी तरीके का घोटाला वो नहीं करता है। तो अब हम देख लेते हैं लोक लेखा समिति के बारे में डिटेल में। लोक लेखा समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत गठन एक स्थायी संसदीय समिति है। कैग की ऑडिट रिपोर्ट केंद्र और राज्य में लोक लेखा समिति को सौंप दी जाती है। विनियोग खातों, वित्तीय खातों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर ऑडिट रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। केंद्रीय स्तर पर इन रिपोर्टों को कैग द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में इसको रख देती है। अब आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कैग कभी कभी राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के विचारों की व्याख्या और अनुवाद भी करता है। कैग ये देखता है कि उनके द्वारा प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है या फिर नहीं की गई है, यानी कि जो चीज़ बोल के पैसा लिया गया था वो काम किए भी गए हैं या नहीं किए गए हैं, इसी बारे में वो ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। यदि नहीं तो वह इस मामले को लोक लेखा समिति के पास भेजता है जो मामले पर आवश्यक कार्रवाई होती है। मैंने आपको बताया ना, जो भी वार्षिक बजट दिया गया, अब वो वार्षिक जो बजट था उसका उस तरीके से यूटिलाइज किया गया या नहीं किया गया, यानी कि पैसे ज़्यादा खर्च हुए या पैसे कम खर्च हुए, या जिस चीज़ का नाम लेके पैसा लिया गया था वहाँ पे उस पैसे को खर्च किया गया नहीं किया गया, ये सब चीज़ों की ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है हमारा कैग। और अगर उसको लगता है कहीं पे भी कोई भी घोटाला हुआ है तो वो इस बारे में रिपोर्ट बना के भेजता किसको है, हमारी समिति को भेजता है। कौन सी समिति को भेजता है? लोक लेखा समिति को। कैग सबसे ज़रूरी मामलों पर एक सूची तैयार करके लोक लेखा समिति को सौंप देता है। यही होता है हमारा लोक लेखा समिति का काम। आप देखो कितना इम्पोर्टेंट काम है इसका। अब हम देख लेंगे जो कैग है उसके कार्य और शक्तियां। तो कैग की विभिन्न स्रोतों से ऑडिट करने के अधिकार प्राप्त है, यानी कि जो कैग है वो किस तरीके से ऑडिट करेगा, तो उसको बहुत तरीके के अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक बताया गया है। उसके अलावा जो कैग है उसकी शक्तियां, ठीक है, उसके कर्तव्य, सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 में बताई गई हैं। महत्वपूर्ण वो निर्णय ले सकता है, भारत सरकार का निर्देश करता है वो। उसके अलावा लेखा और लेखा परीक्षा विनियम 2017, ये सब ऐसे मतलब इस टाइप के कुछ नियम हैं जिनके हेल्प लेके जो कैग है वो अपना ऑडिट करता है। उसके बाद आता है भारत की अकसीमन निधि और भारत के सार्वजनिक खातों के साथ साथ प्रत्येक राज्य की अकसीमन निधि और सार्वजनिक खातों से होने वाले सभी खर्चों का परीक्षण करता है, यानी कि वो ये देखता है कि क्या बोला गया था और क्या हुआ, वो ये सारी चीज़ें जांच करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी भी विभाग के सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि खातों, बैलेंस शीट और अन्य अतिरिक्त खातों की ऑडिट करता है, यानी कि जो भी पैसों से रिलेटेड, जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, चाहे वो उनकी बैलेंस शीट हो, उनके जो लॉस और बेनिफिट्स के खाते होते हैं वो हो, वो सभी चीज़ें, उन सभी चीज़ों को रीड करके, ठीक है, उनके ऊपर स्टडी करके उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है कैग। केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंप देता है, जो संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी जाती है। किसी राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी जाती है, जो राज्य विधानमंडल के समक्ष रख दी जाती है। अब देखो ये जो 2 लाइन्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पहले भी बताई। अगर केंद्र की बात आती है तो वो राष्ट्रपति को वो ऑडिट रिपोर्ट देता है और राष्ट्रपति संसद में रख देता है। बट अगर वो जो रिपोर्ट है वो राज्य की है तो वो किसको देता है, वो राज्यपाल को दे देता है ऑडिट रिपोर्ट। और कहाँ रखी जाती है? राज्य विधानमंडल में रखी जाती है। अब संसद के लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में भी ये कार्य करता है। अब देखो मार्गदर्शक तो है ही ना, अगर वो ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके दे रहा है तभी तो आगे से लोक लेखा समिति अपना काम कर रही है। फ्रेंड भी है,
ठीक है, मित्र भी है, क्यों? क्योंकि दोनों का काम सेम है, एक का काम खत्म होता है तो दूसरे का शुरू होता है। सलाहकार के रूप में भी काम करता है, अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आती होगी लोक लेखा समिति को कि तुमने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों लिखा, तो उसको वो वेरीफाई करके उसको और ज़्यादा ब्रीफ में लोक लेखा समिति को बताता होगा। अब हम देख लेंगे चुनौतियां और अवसर। वर्तमान समय में सरकारी ऑडिट करना जटिल होता जा रहा है, ठीक है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार और प्रशासन में खामियों का पता लगाना इतना आसान भी नहीं है। अब देखो इतनी सारी जो मतलब बहुत तरीके की कमेटी बनाई गई है, उसके बाद भी जो सरकार के घोटाले हैं ना, उनका पर्दाफाश करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। तो सरकारी ऑडिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो ये क्या हो गई, ये हमारी एक हो गई चुनौती। केंद्र और राज्य सरकार पर कड़ी नज़र रखने वालों के साथ ही कैग अब अपने सार्वजनिक निजी सहयोग परियोजनाओं का भी ऑडिट करता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र और राज्यों के खातों पर ही कड़ी नज़र नहीं रखता, उनके बजट पे ही कड़ी नज़र नहीं रखता, उसके अलावा सार्वजनिक और निजी सहयोग पर जो परियोजनाएं होती हैं, यानी कि ऐसी परियोजनाएं जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों जो है, दोनों लोग आपस में मिलके काम कर रहे होते हैं, उन सारी रिपोर्ट्स का भी ऑडिट करता है कैग। कैग की नियुक्ति के लिए कई मापदंड या प्रक्रिया संविधान या कानून में निर्धारित नहीं है। ये भी एक चुनौती है कि कैग से रिलेटेड कोई भी चीज़ ऐसा, मतलब कि एक कैग बनने के लिए ये सारी कमियां मतलब सॉरी ये सारी खूबियां होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी संविधान में नहीं लिखा गया है। बस कैग का जिक्र किया गया कि कैग होना कितना ज़्यादा लाजमी है। अब हम देख लेंगे कार्यपालिका को ये शर्तें दी गई हैं कि वह अपनी पसंद के व्यक्ति को कैग के रूप में नियुक्त कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कैग है वो मंत्री परिषद द्वारा उसका नाम सजेस्ट किया जाता है। ये विश्व में प्रचलित तरीकों से मेल नहीं खाता, यानी कि बाकी के जो देश है उसमें ऐसा नहीं होता कि जो मंत्री परिषद है वही कैग का नाम सजेस्ट करेगी। कैग को किसी भी सरकारी कार्यालय का निरीक्षक करने और किसी भी खाते को मांगने का अधिकार है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं हो पाता है। ये एक चुनौती का रूप है। क्यों? क्योंकि देखो संविधान में तो ये लिखा गया है कि हाँ वो किसी भी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में जाके उसकी जांच पड़ताल कर सकता है, किसी भी खाते की जो डिटेल है वो मांग सकता है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं हो पाता है, जो कि आज के टाइम के लिए एक चुनौती है। इसके अलावा ऑडिट में बाधा डालने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आपूर्ति ऑडिट प्रक्रिया के अंत में की जाती है, यानी कि ऑडिट होते वक्त एंड में कह दिया जाता है कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे पास फलाना डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये क्या होता है, ये ऑडिट में एक बाधा डाली जाती है। तो ये सारी क्या है, ये कमियां हैं। इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, यह हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है, जिसमें हमने इसकी शक्तियाँ, ठीक है, चुनौतियाँ, इसके काम, मतलब ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें हमने कवर कर ली और बहुत इजी लैंग्वेज में है ये। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। कोई भी सजेशन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।